नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का AV97 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हम जो NCERT 10th क्लास जो अध्याय नंबर 3 है वो हम डिस्कशन कर रहे थे। इससे पहले हम 3 पार्ट हम कर चुके थे। आज ये हमारी जो अध्याय नंबर 3 है इसकी फोर्थ क्लास, चौथी क्लास रहेगी। और इससे पहले हमने जो पढ़ा है आधुनिक युग से पहले वो हम डिस्कशन कर चुके थे। और इसके बाद हमने रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। जो साथी इन वीडियो को नहीं देखे वो इन वीडियो को ज़रूर देखें, इन क्लासों को। और फिर हमने देखा विजय बीमारी और व्यापार, कैसे बीमारी है वो लेके चलते थे जो यात्री थे। और इसमें हमने पढ़ा था चेचक, जो चेचक रोग था वो एक किस तरह एक दूसरे से फैलता था। और एक यात्री अगर दूसरे देशों में जाता था तो ये रोग कैसे लेकर जाता और वो किस ये महामारी के रूप में ये रोग है वो फैलता था, ये हमने डिस्कशन किया था पिछली क्लासों में। और जो साथी इस चैनल पर पहली बार आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर हमने 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 वो हम डिस्कशन कर रहे थे। और आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो हमारा पॉइंट रहेगा कि तकनीकी भूमिका भी हमने पिछली कक्षा में हमें अध्ययन किया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा 19वीं सदी के आखिर में, 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। 19वीं सदी के आखिर में जो उपनिवेशवाद है वो हम डिस्कशन करेंगे। और आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर भी करें। तो 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। 19वीं शताब्दी के आखिरी देशों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। कि जो 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार कैसे बढ़ा और बाज़ारों में तेज़ी से फैलने लगे। ये केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था, कि केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याही पक्ष का भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कि कह रहे कि 19वीं शताब्दी में जो व्यापार बढ़ा और बाज़ारों में तेज़ी से फैलने लगा। व्यापार है 19वीं शताब्दी के दौर में व्यापार इतना बढ़ा और बाज़ारों में इतनी तेज़ी से फैलने लगा। ये केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याही पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम ये भी हुआ कि व्यापार में जो मुनाफा हो रहा है और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है के साथ निकटता का एक परिणाम ये भी हुआ कि जो व्यापार में तो तेजी हुई तो क्या हुई, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। तो ये क्या एक निकटता का एक परिणाम था। दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छीनने लगे। दुनिया के बहुत सारे भागों में क्या हुआ कि व्यापार में तेजी हुई, मुनाफा हुआ, तो इसका परिणाम ये भी हुआ कि जो दुनिया है देशों में बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, जो आजीविका के साधन है वो छीनने लगे। कि एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि व्यापार में तेजी हुई, मुनाफा हुआ, ये परिणाम हुआ। दूसरी तरफ ये हुआ कि जो लोगों की जो आज़ादी थी, जो उनके आजीविका के साधन थे वो क्या हुए, उनमें उनमें नुकसान होने लगा, साधन है वो छीनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की वजह से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, राजनीतिक, पारिस्थितिक परिवर्तन आए। कि 19वीं सदी के आखिरी दशकों में 19वीं सदी के आखिरी दशकों में क्या परिवर्तन हुए थे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की वजह से, किसकी वजह से जी, यूरोपियों की वजह से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन आए थे। तो हम कह सकते हैं कि जो यूरोपियों की वजह से 19वीं शताब्दी के दशक में जो परिवर्तन आए थे वो आए थे सामाजिक जी, आर्थिक जी
और ये परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया। जो औपनिवेशिक समाज थे उनको किसमें, अर्थव्यवस्था में, विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया। कि हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिरी दशकों में जो यूरोप की जीत होती है, इससे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिसमें सामाजिक और आर्थिक भी परिवर्तन होते हैं। और क्या होता है, औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया था। ये नेक्स्ट जरा अफ्रीका का मानचित्र को देखिए। अफ्रीका का मानचित्र है, ये दर्शाया हुआ है। अफ्रीका का जो मानचित्र है ये दर्शाया हुआ है। जैसे एक तरफ भूमध्य सागर है, लाल सागर है, मिस्र है और मोरक्को है। इसमें जो हम ज़रा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए, यहाँ के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी है। कि कह रहे हैं कि कुछ देश तो ऐसे हैं जिनकी सीमाएं क्या है, एक लकीर जैसी है, मानो उन्हें फुट्टा रखकर खींचा गया हो। क्या स्केल, जो स्केल रखकर खींचा गया हो। कि अफ्रीका में कुछ ऐसे देश है जैसे सीधी लकीर है। सीधी लकीर है मतलब कि एक स्केल रखा हुआ और सीधी रेखा खींची गई है। और दुर्भाग्यवश यही हुआ था कि अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाकों बांटने के लिए प्राय इसी तरीके का सहारा लिया है। कि कह रहे हैं कि जो कुछ अफ्रीका में जो कब्जे की कोशिश में लगे थे, जो प्रतिद्वंदी थे, और उन्होंने अपनी ताकतों के बल पर एक सीधी लाइन खींची, इसलिए जो इनमें जो देश है वो क्या एक स्केल की तरह, एक लाइन की तरह खींचे गए हैं सीधे। ये बात इसमें बता रहे हैं। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई। कि 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बैठक कहाँ हुई थी, बर्लिन, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसका आपस में बांट लिया गया हो। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल पर भारी वृद्धि कर ली थी। किसने अपने विदेशी शासन वाले क्षेत्र पर वृद्धि की थी, ब्रिटेन और फ्रांस ने। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आया था। बेल्जियम और जर्मनी क्या आया था, नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आया था। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ औपनिवेशिक पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया था। कि अमेरिका है वो कब औपनिवेशिक ताकत बना था, संयुक्त राज्य अमेरिका 1890 के दशक में। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 19वीं सदी के आखिर में कौन है जिसने अपने प्रतिद्वंदी जो शासन वाले क्षेत्र पर वृद्धि कर ली थी, तो आएगा ब्रिटेन और फ्रांस। और इसके बाद बेल्जियम और जर्मनी ने नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए थे। कौन आए थे, बेल्जियम और जर्मनी। ब्रिटेन और फ्रांस के बाद बेल्जियम और जर्मनी। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक में आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशीकरण का एक ताकत बन गया था। आइए देखें कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था। कि उपनिवेशवाद है उनसे औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। जो उपनिवेशवाद है से औपनिवेशिकवाद होता है, तो ये इनकी जो अर्थव्यवस्था है, उनकी रोजी रोटी है, उनकी कमाई है, जो उन पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम डिस्कशन करेंगे। एक बॉक्स दिया है, इसमें क्या है कि स्टेनली एक पत्रकार और खोजी थी। कि न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका के लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज करने के लिए भेजा था। उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टेनली भी हथियार से लैस होकर गए थे।
उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारियों, योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया था, स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाई लड़ी थी और फिर अफ्रीका परिदृश्य की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में इन खोजों और अन्वेषणों से अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। इससे भौगोलिक अन्वेषण केवल वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते थे, उनका जो साम्राज्यवादी योजनाओं से सीधा संबंध होता था। रिंड जो क्या है 2.4 है। रिंड पेस्ट या मवेशी प्लेग, जो रिंड पेस्ट है और ये जो मवेशी प्लेग है वो क्या था, अफ्रीका में 1890 के दशक में जो रेंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। कि 1890 के दशक में कौन सी बीमारी है वो फैली थी, रेंडर पेस्ट। मवेशी में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोग आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा था। इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजय की इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन और भाग्य बदल कर रख दिया। कि कह रहा है युद्ध में हार जीत और उनसे तो दुर्घटना हो रही थी, परंतु जो भी महामारी आती है इसके कारण भी बहुत से लोग मारे गए और ये भी एक उनका जो जीवन और भाग्य बदल कर रख दिया, दुनिया के साथ उनके संबंधों की नई शक्ल में ढाल दिया। प्राचीन काल से अफ्रीका में जमीन की कभी भी कोई कमी नहीं रही। प्राचीन काल से जो अफ्रीका है उसमें ज़मीन की कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। अफ्रीका में ज़मीन की कोई कमी नहीं थी, कारण था कि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। क्या थी आबादी, क्या थी, बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीका की ज़िंदगी और कामकाज ज़मीन और पालतू पशु के सहारे ही चलता था। जो अफ्रीकियों की जो ज़िंदगी है, अफ्रीका की जो ज़िंदगी है, अफ्रीका के लोगों की जो ज़िंदगी है वो कामकाज ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता था। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। कि अफ्रीकियों में जो अफ्रीका में है पैसे और वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका एक ऐसी उपभोक्ता सामान बहुत कम थे। उपभोक्ता सामान क्या थे, बहुत ही कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता है। कि अफ्रीका में जो जीवन यापन हो रहा था वो सिर्फ जमीनी कामकाज पालतू पशुओं के सहारे ही उनका जीवन यापन था। वहाँ कोई ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत ही कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता है। अगर आप अफ्रीका के किसान होते अगर आप अफ्रीका के किसान होते, उनके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिन्हें वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको ये भी बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। 19वीं सदी के आखिर में 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। कि 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागान खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, लेकिन वहाँ की ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोक के रखने के लिए मालिकों ने बहुत ही सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए। सारे जो उनको रोकने का जो प्रयास किया था मजदूरों को भर्ती में उन्हें अपने पास रखने के लिए, जो सारे उनके प्रयास थे वो आजमा कर देखे, लेकिन बात है वो नहीं बनी। उन पर भारी भरकम के लिए लाद दिए गए जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में ये व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को भी श्रम बाजार में धकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को
बाड़ों में बंद कर दिया गया, क्योंकि खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी दी थी। वहाँ भी रिंडपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया था। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी थी। उस समय पूरी अफ्रीका में जो एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे, कि इतालवी जो सैनिकों का पेट भरने के लिए जो एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे, यहाँ बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आई है। उन्हीं जानवरों के जरिए वहां पहुंची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से के महाद्वीप में दाखिल होने वाली ये बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। कि जो जो ये महामारी थी, रिंडर पेस्ट है, ये कौन से देशों से आई थी? तो ब्रिटिश आधिपत्य वाले क्षेत्रों से एशियाई देशों में आई थी, क्योंकि इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। तो इसलिए वहाँ क्या है, उन क्षेत्रों से ये पश्चिम की ओर फैलने लगी महामारी, और अफ्रीका में 1880 के दशक में ये महामारी फैली थी। 1892 में ये महामारी जो अफ्रीका के अटलांटिक तक जा पहुंची थी। 5 साल बाद ये केप अफ्रीका का दूरी दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ भी पहुंच गई थी। केप है उसका दक्षिणी दूरी हिस्सा कौन सा है? अफ्रीका का दूर दक्षिणी हिस्सा तक पहुंच गई। रिंडर पेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए, क्योंकि अफ्रीकियों की जो रोजी रोटी का साधन क्या? जमीन था और पशुपालन। जो रिंडर पेस्ट रोग के कारण पशुओं की मृत्यु होने लगी, तो उनकी क्या है, साधन भी खत्म हो गए। अपनी सत्ता को और मजबूत करने और अफ्रीकियों का श्रम बाजार की में धकेलने के लिए वहाँ के वैज्ञान मालिकों औपनिवेशिक सरकारों ने बच्चे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। इस तरह उनका अफ्रीकियों का जो है जीवन, जो रोजी रोटी है, वो जीवन व्यतीत मुश्किल होने लगा, क्योंकि उनके आय के जो साधन खत्म हो चुके थे। संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय औपनिवेशिकों को पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही और कहानियाँ देखी जा सकती है। भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत में जो अनुबंधित श्रमिकों का जाना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज जैसे हमने देखा कि महामारी है, इसका क्या प्रभाव हुआ, जो अफ्रीकियों के जो आय के साधन थे, पशु थे, उनमें ये रोग फैला, उनसे मवेशियों में मृत्यु होने लगी, और जो उनके आय के साधन थे वो कम होने लगे। और ये आज हमने डिस्कशन किया। क्लास कैसे रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो साथी अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो इनको ज़रूर देखें। आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बाहर से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।